हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 6 मिज़विल द ऑटर को। यह कहानी मैक्सवेल और उनके प्यारे ऑटर मिज़विल के बीच के अद्भुत रिश्ते और उसकी रोमांचक यात्रा को दर्शाती है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग कहानी के सफर को शुरू करते हैं। गेविन मैक्सवेल स्कॉटलैंड के वेस्ट हॉलैंड्स में कैमर्स फिरना नामक एक कॉटेज में रहते थे। उनके पालतू कुत्ते जानी के निधन के बाद वो इतने दुखी हो गए कि उन्होंने फिर कभी कुत्ता न पालने का फैसला कर लिया। लेकिन बिना पालतू जानवर के जीवन कुछ अकेला सा लगने लगा। अब आगे देखते हैं मैक्सवेल की जुबानी की फिर क्या हुआ। साल 1956 की शुरुआत में मैंने दक्षिणी इराक की यात्रा की। उस समय मेरे मन में ख्याल आया कि कुत्ते की जगह अब मैं एक ऑटर पालूं। मेरा घर कैमर्स फिरना चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था और यह ऑटर पालने के लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थान लग रहा था। जब मैंने यह बात एक दोस्त से कही तो उसने भी उतनी सहजता से जवाब दिया, तुम्हें टिग्रिस नदी के दलदली इलाकों में से एक ऑटर लेना चाहिए। वहां वे मच्छरों जितने आम हैं और अरब लोग अक्सर उन्हें पालतू बनाते हैं। हम दोनों बसरा जा रहे थे, जहां काउंसलर जनरल से यूरोप से आई चिट्ठियां लेनी थी। वहां पहुंचकर पता चला कि मेरे दोस्त की चिट्ठियां आ गई थी, लेकिन मेरी नहीं। मैंने इंग्लैंड टेलीग्राम भेजा और 3 दिन इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने फोन करने की कोशिश की, लेकिन कॉल बुक करने के लिए 24 घंटे पहले रिक्वेस्ट करना पड़ता था। पहले दिन फोन लाइन खराब थी, दूसरे दिन धार्मिक अवकाश के कारण टेलीफोन केंद्र बंद था, तीसरे दिन फिर तकनीकी खराबी हो गई। अंततः मेरे दोस्त को जाना पड़ा और हमने 1 हफ्ते बाद मिलने का तय किया। 5 दिन बाद मेरी डाक आखिरकार आ गई। मैं उसे पढ़ने के लिए अपने कमरे में गया और जैसे ही दरवाजा खुला मेरी नज़र फर्श पर पड़े 2 अरब आदमियों पर पड़ी। उनके पास एक बोरी रखी थी जो बीच बीच में हिल रही थी। उन्होंने मुझे मेरे दोस्त का एक नोट पकड़ाया जिस पर लिखा था, यह रहा तुम्हारा ऑटर। जैसे ही बोरी खुली मेरे जीवन का एक नया लेसन शुरू हो गया, एक ऐसा लेसन जो शायद मेरी अंतिम सांस तक जारी रहेगा। यह ऑटर के प्रति एक अजीब सा आकर्षण था जो मैंने बाद में महसूस किया कि हर उस व्यक्ति के दिल में बसता है जिसने कभी ऑटर पाला हो। बोरी से जो प्राणी बाहर निकला वो कुछ मध्यकालीन कल्पनाओं में पाए जाने वाले छोटे से ड्रैगन जैसा लग रहा था। उसके सिर से लेकर पूंछ के सिरे तक उसके शरीर पर मिट्टी के कवच जैसी नुकीली परतें थीं जो बड़े ही सुडौल ढंग से सजी हुई थीं। इन परतों के बीच से उसकी मखमली भूरी फर झलक रही थी जो किसी चॉकलेट रंग की छछूंदर जैसी मुलायम लग रही थी। उसने खुद को झटका दिया और मुझे लगा जैसे मिट्टी की धूल का गुब्बार उठेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल अगले 1 महीने तक मैं धीरे धीरे उसके शरीर से मिट्टी हटाता रहा और तब जाकर मैंने पहली बार उसे उसकी असली रंगत में देखा। मैंने उस ऑटर का नया नाम मिज़विल रखा। दिलचस्प बात यह थी कि मिज़विल एक ऐसी प्रजाति का ऑटर था जिसे विज्ञान ने पहले कभी नहीं देखा था। बाद में जीव वैज्ञानिकों ने उसका नामकरण किया ल्यूट्रोगेल परस्पिसिलेटा मैक्सवेली, या यूं कहें मैक्सवेल का ऑटर। पहले 24 घंटे मिज़विल न तो दोस्ताना व्यवहार कर रहा था और न ही शत्रुतापूर्ण। वह बस उदासीन और बेपरवाह सा था। उसने मेरे बिस्तर से जितना दूर हो सकता था उतनी दूरी बनाकर फर्श पर सोना पसंद किया। लेकिन दूसरे दिन रात के समय वह धीरे धीरे मेरे बिस्तर पर आया और घुटनों के पास बैठकर सो गया। अगली सुबह तक वह वहीं सोया रहा जब तक कि नौकर चाय लेकर नहीं आया। उसी दिन से उसके व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। अब उसकी उदासीनता गायब हो गई थी और उसने अपने आसपास की चीजों में गहरी रुचि लेनी शुरू कर दी थी। मैंने मिज़विल के लिए एक शरीर के चारों ओर बांधने वाला बेल्ट बनाया और उसे पट्टे पर पकड़कर बाथरूम ले गया। वहां पानी देकर वो खुशी से झूम उठा। अगले आधे घंटे तक वह मस्ती में पागल हो गया। कभी पानी में गोता लगाता, कभी लोटपोट होता और कभी टब के अंदर तेजी से इधर उधर तैरता। पानी की छींटें और हलचल इतनी ज्यादा थी कि मानो कोई हिप्पो टब में नहा रहा हो। जल्दी मुझे समझ में आ गया कि यह ऑटर्स की एक खास आदत होती है, पानी की हर बूंद को फैलाना और उसे चारों ओर बिखेरना, जैसे उनकी फितरत में शामिल होता है। अगर उनके सामने पानी से भरा कटोरा रख दिया जाए तो या तो वे उसे तुरंत उलट देंगे, और अगर ऐसा न कर पाए तो उसमें बैठकर इतनी उछल कूद करेंगे कि पानी बाहर छलक ही जाएगा। उनके लिए पानी का एक जगह ठहरे रहना व्यर्थ है। उन्हें तो उसे हरदम बहते और हरकत में रहना चाहिए। अगर पानी स्थिर हो जाए तो यह उनके लिए नाराजगी की बात होती है। 2 दिन बाद मिज़विल ने मेरे कमरे से भागने का मौका पा लिया। जैसे मैं कमरे में दाखिल हुआ मैंने उसकी पूंछ को कॉरिडोर के मोड़ पर मुड़ते हुए देखा जो बाथरूम की ओर जाता था। मैं तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जब तक वहां पहुंचा मिज़विल पहले ही बाथटब के किनारे चढ़ चुका था। वो अपनी छोटी छोटी पंजों से चमकते हुए क्रोमियम के नलकों को खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं आश्चर्यचकित होकर उसे देखता रहा। 1 मिनट के भीतर ही उसने नल को इतना घुमा दिया कि उसमें से हल्की हल्की धार निकलने लगी और कुछ ही पलों में पानी पूरी तरह से बहने लगा। संयोग से उसने नल सही दिशा में घुमाया था, लेकिन बाद में कई जगह वह नल को गलत दिशा में कस देता और फिर उसकी निराशा भरी चींची की आवाज गूंजती, मानो नल के न खुलने पर वह उस पर नाराज हो रहा हो। जल्द ही मिज़विल पट्टे के बिना भी मेरे पीछे आने लगा और नाम पुकारते ही मेरे पास आ जाता। उसका ज्यादातर समय खेल कूद में बीतता था। वह रबर की गेंद को अपने चारों पैरों से पूरे कमरे में इस तरह घसीटता जैसे 4 पैर वाला फुटबॉल खिलाड़ी हो। कभी कभी वो अपनी गर्दन को झटके से घुमाकर गेंद को इतनी ऊंचाई और दूरी तक उछाल देता कि देखकर हैरानी होती थी। लेकिन ऑटर के असली खेल का मजा तब आता है जब वो अपनी पीठ के बल लेटकर अपने पंजों के बीच छोटी छोटी चीजों से करतब दिखाता है। इस खेल के लिए मिज़विल की पसंदीदा चीजें थी कंचें। वो अपनी चौड़ी सपाट पेट पर 2 या 2 से अधिक कंचों को ऊपर नीचे घुमाता रहता और हैरानी की बात यह थी कि वह कभी भी कोई भी कंचा जमीन पर गिरने नहीं देता था। बसरा में दिन शांति से बीत रहे थे, लेकिन मिज़विल को इंग्लैंड और फिर कैमर्स फिरना ले जाने का विचार मुझे डराने लगा।
लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरलाइन जानवरों को ले जाने की अनुमति नहीं देती थी, इसलिए मैंने पेरिस के लिए एक अन्य एयरलाइन में टिकट बुक किया और वहां से लंदन जाने का प्लान बनाया। एयरलाइन ने सख्त हिदायत दी कि मिजविल को एक ऐसे बॉक्स में पैक किया जाए जिसकी लंबाई और चौड़ाई 18 इंच से ज्यादा न हो और उसे मेरी सीट के नीचे फर्श पर रखा जाएगा। मैंने खास तौर पर एक बॉक्स बनवाया और उड़ान से 1 घंटे पहले मिजविल को उसमें डाल दिया ताकि वो उससे परिचित हो सके। फिर मैं जल्दी जल्दी खाने के लिए बाहर चला गया, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो जो दृश्य मैंने देखा वह दिल दहला देने वाला था। बॉक्स के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसके छोटे छोटे हवा के छेदों और ढक्कन के किनारों से खून रिस कर सूख चुका था। मैंने तुरंत ताले को झटके से खोला और ढक्कन हटा दिया। अंदर मिजविल थका मादा और खून से सना हुआ बैठा था। मुझे देखते ही उसने धीमी आवाज में कराते हुए मेरे पैर को पकड़ लिया। उसने बॉक्स के अंदर की अस्तर को बुरी तरह फाड़ डाला था। मैंने जल्दी जल्दी बाकी अस्तर को हटा दिया ताकि अंदर कोई तेज किनारा न रह जाए, लेकिन अब उड़ान के लिए सिर्फ 10 मिनट बचे थे और एयरपोर्ट 5 मील दूर था। मजबूरी में मैंने दुखी मिजविल को दोबारा बॉक्स में रखा और ढक्कन को अपने हाथ से दबाकर बंद कर दिया। मैं कार की पिछली सीट पर बॉक्स के साथ बैठ गया, जबकि ड्राइवर बसरा की सड़कों पर ऐसे दौड़ रहा था जैसे कोई गोली दीवार से टकराकर छिटकती हो। हवाई जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था और गुस्साए अधिकारियों ने मुझे तेजी से अंदर पहुंचाया। सौभाग्य से मेरी सीट बिल्कुल सामने के छोर पर थी। मैंने अपने पैरों के बीच के फर्श पर अखबार बिछा दिए, एयर होस्टेस को बुलाया और मिजविल के लिए मछलियों का एक पैकेट उसे ठंडी जगह पर रखने के लिए दिया। मैंने पिछले आधे घंटे में जो कुछ हुआ था वह सब उसे बता दिया। आज तक मुझे उस एयर होस्टेस के प्रति गहरा सम्मान है। वो अपने काम में बेजोड़ थी। उसने सुझाव दिया कि शायद मैं अपने पालतू जानवर को अपनी गोद में रखना पसंद करूंगा। उसके इस प्रस्ताव ने मुझे इतनी राहत दी कि मेरा दिल किया कि मैं कृतज्ञता में उसका हाथ चूम लूं, लेकिन ओटर्स के स्वभाव से अनजान होने के कारण मैं इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। मिजविल पलक झपकते ही बॉक्स से बाहर कूद गया और तेजी से विमान के अंदर दौड़ता चला गया। यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। एक महिला अपनी सीट पर खड़ी होकर चिल्लाई, चूहा चूहा। मैंने मिजविल की पूंछ देखी जो एक भारी भरकम सफेद पगड़ी पहने भारतीय यात्री की टांगों के बीच से गुजर रहा था। मैंने झपट्टा मारा लेकिन चूक गया और मेरे चेहरे पर करी का छींटा पड़ गया। एयर होस्टेस ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद बेहतर होगा कि आप अपनी सीट पर वापस बैठ जाएं। मैं आपके पालतू जानवर को ढूंढकर आपके पास लाती हूँ। मैं अपनी सीट पर लौट आया, लेकिन गर्दन घुमा घुमा कर मिजविल को देखने की कोशिश करता रहा। तभी अचानक मेरे पैरों के पास से उसकी पहचान भरी हल्की सी चींची सुनाई दी। अगले ही पल मिजविल उछलकर मेरी गोद में आ गया और प्यार से मेरे चेहरे और गर्दन से सटने लगा। मिजविल और मैं लगभग 1 महीने तक लंदन में रहे। मिजविल घंटों तक अपने खिलौनों के साथ खेलता। पिंग पोंग की बॉल, कंचे, रबर के फल और एक कछुआ का खोल जो मैंने उसके जन्म स्थान के दलदल से लाया था। पिंग पोंग की बॉल के साथ उसने खुद का एक खेल इजाद कर लिया था जो उसे आधे घंटे तक व्यस्त रख सकता था। इराक से लाया गया मेरा सूटकेस सफर के दौरान टूट गया था, जिससे उसकी ढक्कन बंद होने पर एक छोर से दूसरे छोर तक ढलान जैसा हो गया था। मिजविल ने जल्दी यह खोज लिया था कि अगर वो गेंद को ऊंचे सिरे पर रखेगा तो सूटकेस के नीचे की ओर लुढ़क जाएगी। मिजविल फुर्ती से दूसरे सिरे की ओर भागता, गेंद के आगमन पर उसे चौंकाने के लिए छिप पर बैठ जाता और फिर अचानक उछलकर उसे पकड़ लेता। इसके बाद वो गेंद को मुंह में दबाकर वापस उसी सिरे की ओर चला जाता और खेल दोबारा शुरू कर देता। घर के बाहर मैं मिजविल को पट्टे पर टहला रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कुत्ते को घुमाता है। लंदन की सड़कों पर घूमते हुए मिजविल ने जल्दी ही कुछ आदतें बना ली जो बच्चों के उन खेलों जैसी थी जिसमें वे स्कूल आते जाते समय फुटपाथ की हर टाइल्स के ठीक बीच में पैर रखते हैं, हर साथ में लोहे की रेलिंग को छूते हैं या हर दूसरे लैंप पोस्ट के बाहर से गुजरते हैं। मेरे फ्लैट के सामने एक मंजिला प्राथमिक स्कूल था जिसकी बाहरी दीवार के साथ लगभग 2 फुट ऊंची एक दीवार थी। घर लौटते समय, लेकिन कभी बाहर जाते समय नहीं, मिजविल मुझे उस दीवार की ओर खींचता। वो फुर्ती से उस दीवार पर कूदता और पूरे 30 गज लंबी दीवार के किनारे दौड़ता चला जाता। उसकी इस हरकत से स्कूल के अंदर पढ़ रहे बच्चों और टीचर्स का ध्यान भंग हो जाता और वे खिड़कियों से उसे देखने लगते। यह कोई अजीब बात नहीं कि लंदन का आम आदमी ऑटर को न पहचान सके, लेकिन लोगों के तरह तरह के अंदाजे सुनकर मैं हैरान रह गया। ऑटर्स उन जानवरों के छोटे समूह में आते हैं जिन्हें मस्टेलिन्स कहा जाता है। इस समूह में बेजर, मंगूस, वीजल, स्टोट, मिंक आदि शामिल हैं। मुझे लगातार ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा जो ऑटर को छोड़कर मस्टेलिन्स परिवार के हर जानवर का जिक्र करते थे। कुछ और अजीब अंदाजों में बेबी सील और गिलहरी शामिल थे। जब किसी ने कहा, यह वालरस है क्या मिस्टर, तो मैं हंसी रोक नहीं सका। कुत्तों के प्रदर्शन के बाहर किसी ने उसे हिप्पो कहा। लोगों ने उसे बीवर, बियर कब, लेपर्ड जो शायद अपने धब्बे खो चुका था, यहाँ तक कि ब्रांटोसोर तक कह डाला, लेकिन किसी ने उसे ऑटर नहीं समझा। पर सबसे मजेदार सवाल एक मजदूर ने पूछा जो सड़क पर गड्ढा खोद रहा था। मैं अब उससे दूर था जब उसने अपना औजार नीचे रखा, कमर पर हाथ रखकर मुझे घूरने लगा। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचा, उसके चेहरे पर हैरानी और खींच के मिले जुले भाव दिखे, मानो उसे लग रहा हो कि मैं उसे मजाक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं उसके बराबर पहुंचा, उसने थूका, मुझे घूरा और गरजते हुए बोला, अरे मिस्टर, ये क्या चीज है भला। तो इस तरह समाप्त होती है मिजविल द ऑटर की रोचक कहानी, एक ऐसी दास्तान जो दोस्ती, रोमांच और जानवरों के हमारे जीवन में लाए जाने वाले आनंद को दर्शाती है। ऐसे ही साहित्यिक लेसन्स के लिए जुड़े रहिए द ग्रामर एज के साथ। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।